चलो बच्चों, हमारे पास ना पेज नंबर 77 पर आज पहला मेथड ऑफ सेपरेशन हम पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्यों होता है, कब हम परफॉर्म करते हैं, किस वजह से होता है, तो ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी। सो यू हैव लर्न टू प्रिपेयर द सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। बेटा आप सभी ने सैचुरेटेड सॉल्यूशंस प्रिपेयर करना सीख लिया। क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन कि तब तक सॉल्यूट ऐड करते रहो। सुबी यू डूइंग दिस, विल यू वॉच द वीडियो? फिर पक्का प्रैक्टिस करो। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कैसे प्रिपेयर होते हैं? तब तक सॉल्यूट ऐड करते रहो जब तक आपका फाइनल सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद ना कर दे। ठीक है, नाउ एवरीबॉडी फोकस ऑन योर बुक। इफ यू टेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड बी इन वाटर, आपने एक कंपाउंड बी को पानी में ऐड कर, तो बी कंपाउंड जो है, आपने बी कंपाउंड को पानी में डाल के उसका एक कैसा सॉल्यूशन लिया? अभी नित्या क्या बोल रही है? क्या बोल रही? सॉल्यूटेड। और उनको तो पता ही नहीं है पीछे जो बैठे। आज की क्लास में मैं हर बच्चे से क्वेश्चन पूछूंगी पढ़ाते हुए कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। सो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। 60 डिग्री सेल्सियस पे हमने सॉल्यूशन बनाया, प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग। अंडरलाइन करना, 287 ग्राम ऑफ द कंपाउंड बी। हमने कितना कंपाउंड बी लिया? 287। उसको कितने ग्राम वाटर में ऐड किया? What will happen if you gradually cool it to 40 डिग्री? बच्चों सुनो, सॉल्यूशन बनाया था, सॉल्यूशन कितने डिग्री पे बनाया? 60। सॉल्यूशन बनाने के बाद 60 डिग्री पे सॉल्यूशन बनाने का पता है क्या मतलब है? आपने बी कंपाउंड लिया 287 ग्राम, वाटर लिया 100 ग्राम, दोनों को मिक्स कर दिया, फिर आपने उसको 60 डिग्री तक हीट किया। 60 डिग्री हीट करने के बाद जो सॉल्यूशन बन गया, फिर हमने उसको 40 डिग्री तक ठंडा किया। We kept on cooling. आगे पढ़ेंगे। एज पर फिगर 5.6 solubility of the compound B is 241 gram per 100 gram of water at 40 degree. It implies only 241 gram of the compound B can remain in the solution. बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, बहुत ध्यान से। हर कंपाउंड की ना एक सॉल्युबिलिटी होती है। सॉल्युबिलिटी का मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक गिलास पानी में फिक्स है, इतनी चीनी ही घुलेगी। अगर इतनी शुगर डिसॉल्व नहीं हुई तो बाकी की शुगर क्या है? ऐसे ही रहेगी, डिसॉल्व नहीं होगी। फिर मैंने कहा था अगर आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा शुगर डिसॉल्व हो तो आप उस सॉल्यूशन को हीट करना, गर्म करना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि शुगर सिरप ऐसे ही बनते हैं जिसमें ज्यादा शुगर को डिसॉल्व करना पड़ता है थोड़े पानी में। ऐसा ही यहाँ पर है कि कंपाउंड बी को 287 ग्राम हमने लिया और 287 ग्राम हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं 100 ग्राम में। और कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कर रहे हैं? 60। जैसे ही 40 डिग्री किया, हमने ठंडा किया। ठंडा करते ही आपके उस पानी में आपको कुछ क्रिस्टल दिखने लगे। आप हैरान हो गए, ये क्रिस्टल कहां से आए? हमने तो सारा डिसॉल्व कर लिया था गर्म करके। पर बच्चों 40 डिग्री सेल्सियस पर कंपाउंड बी की सॉल्युबिलिटी थी 241 ग्राम, यानी 287 में से 241 तो डिसॉल्व रहेगा पानी में, बाकी का बचा हुआ क्या बना लेगा? फिर से क्रिस्टल। तो दीदी हमारे घर में भी ऐसा होगा क्या कि शुगर सिरप अगर ठंडा करेंगे तो वापस चीनी आ जाएगी? क्या आपने ऐसा नोटिस किया है कि जब आप बहुत गाढ़ी चाशनी की बात करते हो, मैं बात कर रही हूँ लाइट शुगर सिरप के नहीं, बहुत हैवी वाला जो शुगर सिरप होता है, जैसा जलेबी या गुलाब जामुन का शुगर सिरप है, आप उनके शुगर सिरप की बात करो या आप बात करो बर्फी बनाते हुए देखना किसी कन्फेक्शनर को, हलवाई को, उसका जो शुगर सिरप बनता है ना वो तुरंत यूज करता है, नहीं तो वो कहता है ये शुगर सिरप बहुत गाढ़ा हो जाएगा और नीचे से बहुत हार्ड व्हाइट कलर की एक लेयर बन जाएगी। कितने बच्चों ने ऐसा शुगर सिरप फील किया या देखा है जिसमें व्हाइट कलर की एक लेयर आ जाती है बॉटम में? कहाँ देखा है? देखा है? गुलाब जामुन में देखा है? हाँ बोलो, कहाँ देखा? हाँ घर में देखा है।
तो वो क्या हुआ कि मम्मी जो शुगर सिरप बना रही है बर्फी बनाने के लिए, जनरली बर्फी बनाने में होता है, जैसे जन्माष्टमी में मम्मी गोले की बर्फी है सब कुछ बनाती है, कोकोनट बर्फी में होता है ना, तो इसमें जो शुगर सिरप बनाते हैं वो तुरंत मम्मी यूज करती है, क्योंकि अगर वो ठंडा हो गया तो मम्मी कहती है क्रिस्टल्स आ जाएंगे इसमें, क्रिस्टलाइज हो जाएगा, वापस शुगर के क्रिस्टल्स उसमें डेवलप हो जाएंगे। तो इसीलिए क्रिस्टलाइजेशन वो प्रोसेस है। इससे होता क्या है दीदी, अब हमें ये समझाओ। मान लो, इधर देखो, इधर देखो बेटा, आपको नींद आ रही है, आर यू फीलिंग स्लीपी, गद्दे लगवा दे आपके लिए, आप सो जाना बेटा। शुगर सिरप वाला प्रोसेस है, ये पढ़ क्यों रहे हैं? मान लो आपने जमीन से खोद कर एक कंपाउंड निकाला, या आपने वैसे एक कंपाउंड निकाला, लैब के अंदर रखा है आपकी केमिस्ट्री लैब में, और आप चाहते हो इसको प्योर करना, इसमें जो भी इम्प्योरिटी है वो निकल जाए, तो आप क्या करो, कंपाउंड्स को प्योर करने के लिए, प्योरिफिकेशन के लिए मेथड यूज करते हैं। उस कंपाउंड को पानी में मिक्स कर लेना, जितनी भी गंदगी है वो पानी में कहाँ हो जाएगी, नीचे सेटल हो जाएगी। आप उस कंपाउंड को हीट करना, हीट करने के बाद ठंडा करते करते आपके कंपाउंड के टॉप पे, लेयर पे क्रिस्टल्स आ जाएंगे, और वो क्रिस्टल्स आपके साफ सुथरे क्लीन क्रिस्टल आपको मिल जाएंगे। गंदगी कहाँ हो जाएगी, सारी डर्ट नीचे बैठ जाएगी। समझ आ रही है आपको मेरी बात? तो क्रिस्टलाइजेशन कौन सा प्रोसेस है जिससे हम चीजों को प्योर करते हैं? कैसे करते हैं? उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं, कंपाउंड को मिक्स करते हैं, कंपाउंड को और डिसॉल्व करते हैं, मिक्स करते हैं और हीट करते हैं ताकि अच्छे से कंपाउंड घुल जाए। फिर धीरे 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 ठंडा करेंगे तो उस कंपाउंड के क्या आने लग जाएंगे, क्रिस्टल्स। और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्यों यूज होता है महर? चीजों को प्योर करने के लिए। चलो आपकी बुक से रीड करते हैं जो मैंने आपको पढ़ाया। देखना बच्चा, बुक में हम आते हैं 4th लाइन पे। द कंपाउंड बी 241 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, it implies that 241 ग्राम of the compound remain in the solution, rest will separate, जो बाकी का बचा हुआ कंपाउंड सेपरेट हो जाएगा as a pure solid often called the crystal. Underline, a crystal of the solid is made from the particle arranged in a rectangular regular geometric pattern. तो आपको जो crystals मिलेंगे वो उस तरीके से patterns में arrange होंगे. Now you might have observed the type of crystals every day, such is the rock salt crystal. बच्चों, आपने क्या क्या क्रिस्टल देखे अपने घरों में? आपने नमक के क्रिस्टल्स देखे, सॉल्ट के क्रिस्टल्स, शुगर के क्रिस्टल्स देखे अपने घर में? यस. नाउ द ग्रो व्हाइट मिल्की कैंडी शुगर कॉल्ड मिश्री. मिश्री देखिए आपने, कैंडी शुगर. स्नोफ्लेक्स आर ऑल्सो द क्रिस्टल्स फॉर्म्ड ऑफ द वाटर. स्नोफ्लेक्स क्या है? स्नोफ्लेक्स जो स्नो गिरती है ऊपर से, वो भी वाटर का एक क्रिस्टल फॉर्म है. एंड इवन फ्रॉस्ट ऑन द विंडो formed when the water vapor turns on the ice crystal. बच्चों, बहुत ठंड होती है ना, तो देखा होगा आपने, जो विंडो होती है, यहाँ नहीं होता इंडिया में, बाहर की कंट्रीज में होता है, जहाँ पे खिड़कियां जो होती हैं उनके शीशों के ऊपर भी एक लेयर आ जाती है, वो भी क्या है, क्रिस्टल फॉर्म्स है. अब आगे का पैराग्राफ आ रहा है जहाँ बोलूंगी अंडरलाइन करना. इन द लेबोरेटरी, नाउ अंडरलाइन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग क्रिस्टल्स फ्रॉम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन. मतलब क्रिस्टल्स का बनना कौन से सॉल्यूशन से? हमेशा क्रिस्टलाइजेशन कौन से सॉल्यूशन से होगा? इसको बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन. द मेथड कैन बी यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ टू सॉलिड इन व्हिच वन कंपाउंड इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी and both the soluble in same solvent. This method can also be used for purification of solid. बच्चों, दो तरीके में यूज होता है, इधर देख लो, ध्यान से सुन लो सभी बच्चे. या तो आपको कोई भी कंपाउंड प्योर करना हो, मेरी बातें सुन रहे हैं आरव? या कोई भी कंपाउंड प्योर करना हो, प्योरिफिकेशन में ये प्रोसेस यूज होता है. दूसरा, दो कंपाउंड ए और बी आपस में मिले हुए हैं, मिक्स हो रखे हैं, दोनों के कंपाउंड का हम लोगों ने देखा, दोनों के दोनों पानी में मिक्स हो जाते हैं, आपस में मिक्स हो रहे हैं, अलग अलग कर नहीं सकते, हमारे लिए बहुत मुश्किल है, और भी कंपाउंड मिक्स हो रखे हैं. तो इसलिए क्या करो, उन दोनों कंपाउंड को लो. जैसे मान लो आपके घर में शुगर और सॉल्ट मिक्स हो जाए, तो क्या करोगे? कैसे अलग करोगे शुगर और सॉल्ट को? तो दोनों को पानी में डाल देना, अच्छे से मिक्स कर लेना. मिक्स करने के बाद आप ना जब उन्हें ठंडा करोगे तो धीरे 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 पहले किसके क्रिस्टल्स बनेंगे? शुगर के. और उसके बाद आपके सॉल्ट के क्रिस्टल्स बन सकते हैं? नहीं, सॉल्ट के क्रिस्टल नहीं बनेंगे, शुगर के क्रिस्टल्स बन जाएंगे. पर सॉल्ट ऑब्टेन करने के लिए आपको पानी पूरा
उड़ाना पड़ेगा, इवेपोरेशन करना पड़ेगा, इसी के बाद जो नीचे बचेगा वो क्या होगा, सॉल्ट। तो क्रिस्टलाइजेशन दो मेथड में यूज होता है यश। किस किस में क्रिस्टलाइजेशन यूज करते हैं, जल्दी बताओ, बोलो किस किस फॉर्म में क्रिस्टलाइजेशन यूज होता है? शुगर में नहीं, मैंने बताया, आप बताओ मेहर। वेरी गुड, प्योरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। और सेकेंड, when two compounds are mixed and we are going to separate these two compounds by dissolving in water, so we are using in the crystallization techniques. कहाँ कहाँ यूज होता है? प्योरिफिकेशन में और सेपरेटिंग द टू सब्सटेंस में। यहाँ पर एक्टिविटी दे रखी, साइड में नोट दे रखा है, देखो, सल्फ्यूरिक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ओनली सम सॉल्ट। अंडरलाइन कर लेना, 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। अगर आपको ये एक्टिविटी समझनी है तो अपने बुक में डायग्राम में देखो, पहला डायग्राम, प्रिपेयरिंग द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो, पानी में कॉपर सल्फेट मिक्स कर रहे हैं, सॉल्यूशन बन गया। सेकंड में देखो हमने क्या किया, फिल्टर द, बोलो, फिगर के नीचे लिखिए लाइन, फिर उसको हमने क्या किया, फिल्टरिंग द हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, फिल्टर कर लिया। थर्ड में फिल्टर करा तो उसको वापस ठंडा किया। तो फोर्थ में देखो ठंडा करके क्या बन गए उसके, कितने बच्चों को समझ में आया? पक्का? मिक्सिंग में हेल्प करती है ग्लास रॉड बेटा, जैसे आपके घर में आप स्पून से मिक्स करते हो, ऐसे यहाँ ग्लास रॉड से मिक्स होता है। नाउ नेक्स्ट में आएंगे थिंक एज अ साइंटिस्ट वाले पैराग्राफ में। इफ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज कूल्ड रैपिडली। बच्चों, अगर आपने हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन है? कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है जो अभी हमने फिगर में देखा भी था। इसको धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो स्मॉलर एंड लेस वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल विल फॉर्म, छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन जाएंगे इफ इट इज कूल्ड स्लोली एट रूम टेम्परेचर। हाउ वुड यू डिजाइन एंड परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इन द टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस? तो ये सब कुछ ये नहीं, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन फॉर्म में, बस मेन आपको याद रखना है क्रिस्टलाइजेशन में हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे क्रिस्टल्स को? पानी में पहले कॉपर सल्फेट डालेंगे, मिक्स करेंगे, कॉपर सल्फेट का पाउडर डालेंगे, मिक्स करेंगे, उसको हीट करेंगे, हीट करके पूरे गर्म सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेंगे, फिल्टर करने के बाद ठंडा करेंगे तो क्रिस्टल्स आ जाएंगे। मैं पूछ रही हूँ, दक्ष खड़े हो जाओ बेटा। आप, क्वेश्चन कह रहा है, पॉज एंड पॉन्डर का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी कंपाउंड के इक्वल मासेस हमने लिए हैं और दोनों के सॉल्यूशन को आप ठंडा कर रहे हो 80 डिग्री पे, 60 डिग्री पे। तो आपने ए को कितने डिग्री तक ठंडा किया? 80। और नहीं, ए को 80 डिग्री तक हीट किया था। लाइन दोबारा देखो, सुनो, दोबारा सुनना। इफ इक्वल मासेस ऑफ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, हमने हॉट सॉल्यूशंस बनाए हैं ए और बी के, जिसमें ए और बी का इक्वल मास डाला है हमने पानी में, ठीक है। नाउ कूल्ड फ्रॉम, तो ए कंपाउंड कितना डिग्री तक हीट था? 80 डिग्री। 80 डिग्री तक, 80 डिग्री से इसको ठंडा करना शुरू किया, बोलो। और बी को हमने कितने डिग्री से ठंडा करना शुरू किया? 60। तो which solution likely to deposit more solid? किस में ज्यादा सॉलिड डिपोजिट होगा? क्यों? क्योंकि इसको ज्यादा किया था, तो मतलब वो जो कूलिंग इफेक्ट उसमें आएगा वो ज्यादा देर तक रहेगा। और कोई और बच्चा? कंपाउंड ए और कौन कह रहा है बी? और कोई? Compound A is the right answer. Why? Because it takes longer time to cool. क्योंकि वो ज्यादा देर तक गर्म हुआ है, तो फिर हमारे पास नहीं, longer time to cool, और जो B है वो कम टाइम लेगा कूल होने में, ठीक है। तो A ज्यादा टाइम लेगा अगर ठंडा होने में, तो ज्यादा उसके कंपाउंड्स बनेंगे, B कम टाइम लेगा तो कम बनेंगे उसके कंपाउंड्स, यानी कि क्रिस्टल्स। ठीक है, आंसर सही है। हाँ, अच्छा
कौन जल्दी क्रिस्टल्स बनाएगा, ए या बी? बी, क्योंकि बी जल्दी ठंडा होगा, बी तो 60 तक ही हीट हुआ है। तो जिसके क्रिस्टल्स जल्दी बनेंगे उसके क्रिस्टल्स ज्यादा बनेंगे, या किसके क्रिस्टल्स देर से बनेंगे उसके क्रिस्टल्स ज्यादा बनेंगे? जिसके क्रिस्टल्स जल्दी बनेंगे या देर से बनेंगे? चलो सुनो ध्यान से, कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, ए इज द राइट आंसर, क्योंकि ए को ज्यादा लंबे टाइम तक हीट किया है तो क्रिस्टल उसमें थोड़ी देर से बनेगी, उसको ठंडा होने पे टाइम लगेगा, पर वो ज्यादा टेम्परेचर तक ठंडा होता रहेगा क्योंकि वो हीट भी लंबा हुआ था। तो जितना ज्यादा देर तक वो ठंडा होता रहेगा उतने ज्यादा क्रिस्टल्स बनाएगा। पर इसी क्वेश्चन का आंसर बी कब होगा? अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि किस में क्रिस्टल्स जल्दी बनेंगे, तो जल्दी किस में बनेंगे? क्योंकि कौन जल्दी ठंडा हो जाएगा? बी। पर बी जल्दी ठंडा हो जाएगा तो क्रिस्टल्स उसमें इतने ज्यादा नहीं बनेंगे, तो ज्यादा क्रिस्टल्स किस में बनेंगे? कितने बच्चों को समझ आ गया पूरा क्वेश्चन अभी? चलो, कमिंग टू द सेकंड वन। Will there be change in the size of the common salt crystal if the rate of evaporation is increased or decreased? बताना बच्चों, अगर आप लोग पानी को ठंडा, मतलब पानी में नमक है, आपने सी सॉल्ट ले लिया, सी वाटर ले लिया, सी वाटर ले लिया, समुद्र पानी ले लिया जिसके अंदर बहुत सारा नमक है, और आप चाह रहे हो कि पानी को धूप में रख दे जिससे पानी सारा उड़ जाए और क्या बच जाए? सॉल्ट बच जाए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, विल देयर एनी चेंज, क्या कुछ चेंज होगा कॉमन सॉल्ट यानी नमक के क्रिस्टल में अगर हम इवेपोरेशन के प्रोसेस को तेज कर दें या धीमे कर दें? कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन तेज हो गया, पानी अगर जल्दी उड़ गया दक्ष तो भी नमक वैसा ही रहेगा, और अगर पानी धीरे उड़ा तब भी नमक वैसे ही रहेगा। आप छोटी सी बात नोटिस करो, आप घर में कपड़े सुखाते हो तो जब कपड़े ड्राई होते हैं तो जब ज्यादा जल्दी ड्राई हो जाते हैं, अगर थोड़ी सी धूप तेज होती है तो कपड़ों की शेप चेंज हो जाती है। तो बस यही सेम क्वेश्चन है, समझ आया? आगे आते हैं। एक्टिविटी दे रखी है क्लास एक आपको, सी वाटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन सॉल्ट क्रिस्टल्स। नहीं है सच, कुछ खास नहीं है। बेटा ये इंडिया साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन दे रखा है, पेज नंबर 80 पे, इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सॉल्ट वाज एन एंशिएंट प्रोसेस used by the local communities of the coastal area India. The Panga salt was obtained by boiling the concentrated sea brine. Sea brine क्या है मैं समझाऊंगी। While the evaporation of the sea water produced the Karkat salt and the salt crystals of different sizes were produced by these methods. देखो ध्यान सुनना बच्चों, इंडिया में बहुत जगहें ऐसी है जहां पे आप, आज तो नहीं पहले होता था, नमक लेने के लिए लोग सी वाटर को क्या करते थे? इवेपोरेट। कोस्टल रीजन्स जहां समुद्र होता है आसपास, जैसे केरला हो गया, गोवा हो गया और मद्रास हो गया, इन एरियाज में क्या है? पूरा सी है ना आसपास। साउथ इंडिया तो पूरा सी से ही भरा हुआ है। तो जो सी वाले एरियाज होते हैं, मुंबई हो गया जैसे, तो वहां के लोग क्या करते थे पुराने टाइम में? सी वाटर को बोलते हैं ब्राइन, क्योंकि एक खारा पानी है और उसमें अच्छा खासा नमक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्टी वाटर, जिस पानी में ज्यादा नमक हो गया उसको बोलते हैं ब्राइन। तो ब्राइन को हीट करते थे जिससे पानी उड़ जाता था और इन्हें अलग अलग टाइप के क्रिस्टल्स मिलते थे सॉल्ट के। एक जैसे क्रिस्टल क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि एक जैसे क्रिस्टल, अपने घर में नमक को देखना हाथ में, उसमें सारे क्रिस्टल सेम होते हैं, कोई बड़ा छोटा होता है? सारे सेम। तो ये क्रिस्टल्स को बाद में लैब में भेजा जाता था, वहां साफ होते थे और एक ही साइज के क्रिस्टल्स बनते थे। इज दैट क्लियर? तो कितने बच्चों को समझ में आ गया कि कैसे पुराने टाइम में सॉल्ट लेते थे? ठीक है बच्चों, सबको क्रिस्टलाइजेशन समझ में आ गया है, जिसमें हम किसी भी लिक्विड को गर्म करते हैं, लिक्विड नहीं सॉल्यूशन को गर्म करते हैं,
फिर उस सॉल्यूशन को धीरे धीरे ठंडा करते हैं और उसमें क्या बनते हैं, क्रिस्टल्स बनते हैं। चलिए आगे आते हैं। और हमारा नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा डिस्टिलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है, पक्का पेपर में आता है। और बच्चों डिस्टिलेशन ही वो प्रोसेस है जिससे हमें सॉल्ट मिलता है वाटर से। और पता है, एक बात ध्यान से सुनना, दीदी आप इवेपोरेशन से लेते तो हो सॉल्ट। अभी तो आपने बताया सी वाटर लो, इसको इवेपोरेट करो। गिवांश सुनो बच्चा, सी वाटर लो, इवेपोरेट करो, सॉल्ट मिल जाएगा। डिस्टिलेशन क्यों पढ़ा रहे हो बच्चों? अगर मैं सी वाटर लूं, ध्यान सुनना, और मैं सी वाटर को इवेपोरेट करूं, पानी कहां चला जाएगा? सारा ऊपर उड़ जाएगा। सॉल्ट मुझे मिल जाएगा, पर मेरा पानी क्या हो गया? वेस्ट। तो अगर मैं आपको एक ऐसा प्रोसेस बताऊं, हु इज सिटिंग विद एकांश? खुश? आप आए हो? शक्ल भी नहीं दिखी मुझे आज आपके, बेटा सीधे बैठो। तो बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका वाटर भी वेस्ट नहीं जाएगा और आपको सॉल्ट भी मिल जाएगा, तो विच इज द प्रोसेस कॉल्ड डिस्टिलेशन। अगर मैं डिस्टिलेशन आपको समझाऊं तो थोड़ा थोड़ा क्लियरली बताती हूँ। देखो क्या होता है। सी द डायग्राम, दिस डायग्राम बच्चों, आपकी पता नहीं बुक के अंदर तुम कौन सा पेपर रखते हो, ये क्या लिखा हुआ है? आई मिस माई फ्रेंड्स ऑलवेज, आई डोंट वॉन्ट टू स्टडी। पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं, बिकॉज आई डोंट लाइक स्टडीज। देखो, बट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स आई हैव टू स्टडी अलॉट। किसका पेपर बुक थी मेरे पास? शिवानी ये सब लिखती है। ओके एवरीबॉडी, चलो अब देखो इधर, यहाँ पे एक डायग्राम बना। मेहर, तुसी बेटा आज ध्यान ही नहीं है तुम्हारा पढ़ने में, क्या बच्चा? एक डायग्राम बना हुआ है, इसको देखेंगे सभी, यस और नो? इसमें आपके पास आप सबको क्या क्या चीजें दिख रही हैं? देखो, सबको दिख रहा है एक लैबोरेटरी स्टैंड। बेटा डायग्राम में देखो, मेरे मुंह पे स्टैंड नहीं बना हुआ। लैबोरेटरी स्टैंड ने ना चीजों को पकड़ के रखा होता है। डिस्टिलेशन फ्लास्क, इसको राउंड बॉटम फ्लास्क भी कहते हैं। ये जो हमारे घर का मटके जैसा दिख रहा है, पर हमारे मटके का मुंह छोटा होता है, इसका मुंह ऊपर तक जा रहा है, बड़ा एकदम, है ना? तो ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है और इसमें मिक्सचर डाला है एसीटोन और वाटर का इन्होंने। पर मैं आपको समझा रही हूँ, मान लो आपने मिक्सचर, कोई और पेपर भी गिरने वाला है क्या? एक बार रुको, कंसेंट फॉर्म भी लिखा हुआ है इसमें, नो मोर स्टडीज फ्रॉम टुडे। ये लो, ये किस, अरे इधर देखो, मजाक कर रहे हैं, सब कुछ नहीं लिखा। लो ध्यान से देखो, तुम या तो खांस लो या वो बिल्डिंग वाला अपने ड्रम बजा ले। ये मतलब चल क्या रहा है? मेरे पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। मान लो इसमें राउंड बॉटम फ्लास्क में तुमने कौन सा वाटर लिया है? सॉल्ट एंड वाटर लिया है। तो पता है क्या होता है? सुनो सुनो इधर देखो, सारा का सारा सॉल्ट एंड वाटर गर्म होता है, पानी उसमें से उड़ता है। आप डायग्राम में देखना, पानी जो ऊपर से उड़ रहा है वो साइड में एक ट्यूब में जा रहा है, देख रहे हो? ये ट्यूब में जा रहा है सारा पानी, साइड में जो ट्यूब बनी हुई है। अच्छा, उस ट्यूब का नाम देखो, वाटर कंडेंसर। देखिए अब ट्यूब, सब बच्चों को, कितने बच्चों को देख गए वाटर कंडेंसर? अब क्या होता है, जब हमने इस राउंड बॉटम फ्लास्क में क्या रखा? नमक और पानी। पानी ऊपर जाके उड़ेगा, वेपर्स बनेगा और वो वेपर ठंडे हो जाएंगे और फिर से पानी बना लेंगे। दीदी ये समझ नहीं आया, ठंडे हो जाएंगे फिर से पानी बना लेंगे। चलो एक काम करता है, घर जाना और फ्रिज से एक बॉटल निकालना, ठंडी चिल वाटर बॉटल। बॉटल निकाल के टेबल पे रखना और उसके नीचे अपनी बुक रख देना। क्या होगा? बुक गीली हो जाएगी। अगर तुम्हारी वो जो बुक है वो गीली हो जाएगी, तो क्यों गीली होगी? बॉटल लीक कर गई। पानी कहां से आया? वो डिम्पी बताएगी।
अच्छा, डिम्पी ने सुन लिया, डिम्पी को नहीं आता। तो कैसे आए वाटर वेपर? तो फिर क्या हुआ? बॉटल गीली क्यों हुई? वाटर बन जाएगा। सुनो ध्यान से, हमारे रूम में बहुत सारा पानी है, गैसियस फॉर्म में फ्लोट कर रहा है। अब जैसे ही इस रूम के अंदर आपने एकदम ठंडी बॉटल रखी, तो वो वाटर वेपर हवा में चलते चलते बॉटल से टकराएंगे, और वाटर वेपर्स, जो पानी जो गैस बन के घूम रहा था, वो ठंडे हो जाएंगे, और वाटर वेपर ठंडे होते ही अपने आप को गैसियस से लिक्विड में चेंज कर देता है। कोई और एग्जाम्पल भी दो इसका। चलो, गर्मा गर्म आपकी मम्मी लेकर आ रही है आपके लिए मिल्क, ग्लास में मिल्क है, आपने बोला मम्मी इसको ढक के रख दो एक कटोरी से। हमारे घर में हम कटोरी से ही ढकते हैं, या वो आपके घर में वो एक लिड भी हो सकता है, ग्लास लिड्स। तो घर में अगर आपने उस कटोरी से अपने ग्लास को कवर करके रखा, फिर आप वो कटोरी हटाना, फिर से अपनी बुक पे रख देना, तो बुक फिर गीली होगी या नहीं होगी? क्यों? क्योंकि गर्मा गर्म अगर दूध था, मिल्क था, तो वो मिल्क के ऊपर रखी हुई कटोरी जो थी, जो कवर था, उस कवर जो ढक्कन था, लिड, उस लिड के नीचे क्या हो जाएगा? पानी, है ना। एक और एग्जांपल देते हैं। स्कूल में टिफिन लेके जाते हैं, टिफिन खोलते हैं, वो पराठों की वजह से ऊपर टिफिन के ढक्कन के नीचे क्या आ जाता है? वाटर वेपर नहीं आ जाते कभी कभी? वो तब होता है जब मम्मी एकदम गर्मा गर्म लंच रख देती है, जैसे मैगी बना के रख दी मम्मी ने तुरंत, तो ढक्कन पे पानी आ जाएगा। यस या नो तो बोलो। क्यों आया? क्योंकि वो जो पराठे में से स्टीम निकल रही थी, वो स्टीम थी वाटर की गैसियस फॉर्म, और जब वो स्टीम ठंडी हो गई, पराठे लंच में गए, लंच का ढक्कन ऊपर से ठंडा था, तो वो स्टीम किस में चेंज हो गई? फिर से लिक्विड में। तो आपको डिस्टिलेशन समझ में आया? डिस्टिलेशन में वाटर वेपर वेस्ट क्यों नहीं होते? क्योंकि हम उन वेपर्स को फिर से ठंडा करके किस में कन्वर्ट कर लेते हैं। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? अच्छे से समझ में आ रहा है। तो इसमें भी देखो बुक में क्या हो रहा है, एसीटोन एंड वाटर लिया है, और बच्चों जो एसीटोन है, एसीटोन का मतलब क्या है? चलो एसीटोन बताओ, पता है एसीटोन क्या है? अच्छा चलो, नेल पेंट लगाया तुमने कभी, या मम्मी को बहनों को लगाते हुए देखा है? नेल पेंट हटाया है? किससे हटाते हैं नेल पेंट? नेल पेंट रिमूवर जिसको बोलते हैं हम, थिनर, नेल पेंट रिमूवर। नेल पेंट रिमूवर का ढक्कन अगर खुला छोड़ दिया, तो तुम्हारी मम्मी तुम्हारे गाल पे तुरंत चाटा लगा देगी, बेटा सारा उड़ जाएगा। यस और नो? खैर, आई डोंट यूज नेल पेंट, सॉरी, मैं कभी नहीं लगाती हूँ। तो नेल पेंट आर गोइंग टू कॉज, आई थिंक, लॉट ऑफ केमिकल्स हमारे खाने के साथ अंदर जाते हैं, फिर वो लगता है कि हमारे नेल्स के लिए भी डैमेजिंग है वो, तो नेल पेंट्स नहीं लगाने चाहिए। आज देख लो, आजकल छोटी छोटी लड़कियां नेल पेंट लगा के घूमती रहती है, नेल्स लगा के घूमती रहती है, आई डोंट नो व्हाई। ओके, तो नेल पेंट रिमूवर होता है आपका एसीटोन, और उस एसीटोन को पानी में गलती से मिक्स कर दिया। अब क्या करें? मम्मी मारेगी, या तो पानी पिला देगी मम्मी वो एसीटोन वाला, हम ऊपर पहुंच जाएंगे, या फिर मम्मी इससे नेल पेंट करवाएंगी, तो नेल पेंट क्लीन नहीं होगी, तो भी हम ऊपर पहुंच जाएंगे। तो क्या करो, उस नेल पेंट वाले रिमूवर के अंदर जो एसीटोन था, उसके अंदर जो पानी मिल गया, उसको डालो राउंड बॉटम फ्लास्क में, डिस्टिलेशन फ्लास्क में, नीचे से गैस जला दो, पानी को गर्म होने दो, गर्म होगा पानी, तो किसके वेपर्स पहले ऊपर आएंगे? एसीटोन के, क्योंकि एसीटोन पानी जैसा थोड़ी है, वो तो जल्दी उड़ जाता है, और हीट करेंगे तो और जल्दी उड़ेगा। एसीटोन के वेपर ऊपर आएंगे, फिर वेपर को ठंडा कर लेंगे, तो एसीटोन अलग हो जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात? और उस फ्लास्क में क्या रह जाएगा नीचे? बस वाटर। डायग्राम देखो एक बार, पैराग्राफ पढ़ो, आई विल बी देयर विद इन 2 मिनट्स। डिस्टिलेशन की डेफिनेशन अंडरलाइन करेंगे। A homogeneous mixture of two miscible liquids can be separated। दो लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए आपकी बुक में दे रखा है, पर सॉल्ट एंड वाटर को भी इससे सेपरेट हम कर सकते हैं। टू मिसिसिबल, मिसिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं?
साइड में डेफिनेशन लिखो अपनी बुक के साइड में कहीं पे भी. Those liquids which can mix to each other form a homogeneous mixture. दो कौन से लिक्विड सेपरेट होंगे? अबे चोपड़ा जल्दी बोलो. मिसेसेबल लिक्विड. और एग्जांपल हमने किस किस को सेपरेट करना पड़ा? वाटर. अच्छा एक मिनट, लेमन जूस एंड वाटर कैसे सेपरेट होंगे? जल्दी बोलो. दोनों मिसेसेबल है ना? यही बोलना डिस्टिलेशन. जो दो लिक्विड मिक्स हो सकते हैं वो कैसे सेपरेट होंगे? डिस्टिलेशन. अच्छा इंक एंड वाटर? क्रोमेटोग्राफी. वेरी गुड. इंक या कलरफुल वाली चीजें क्रोमेटोग्राफी से होगी, वो पढ़ेंगे अभी हम. ओके बच्चों, ऑयल एंड वाटर अभी पढ़ा नहीं है तुमने. ऑयल और वाटर मिक्स होते हैं क्या? कभी भी ऑयल मिक्स होगा वो होगा सेपरेटिंग फनल, पर आगे आएगा अभी. ठीक है, तो कौन से लिक्विड सेपरेट होंगे डिस्टिलेशन से? आप डिस्टिलेशन तक ही पढ़े, एक ही पैराग्राफ पढ़ लेते हैं बेटा 81 पे ना. अच्छा ऊपर भी लिखा है देखो, मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन. आपसे पेपर में पूछेगा क्यों वाटर और एसीटोन डिस्टिलेशन से सेपरेट हुए, क्या वजह थी ये दोनों अलग हो गए? क्योंकि बच्चे ध्यान से अंडरलाइन करो सेकंड लाइन, एसीटोन बॉयल एट 56 एंड वाटर बॉयल एट. तो वो दो लिक्विड, इधर देखो सभी, वो दो लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो, जो अलग अलग टेम्परेचर पे बॉयल होते हो और कैसे लिक्विड हो, कैसे सॉल्यूशन बनाए, मिसेसेबल, उनको सेपरेट करेंगे हम डिस्टिलेशन से. India's scientific contribution, the process of distillation has been used for a long time for the various purposes including the extraction of the fragrances from the flower. Very important है. फ्लावर से जो हम लोग बनाते हैं इत्र, वेरियस टाइप ऑफ इत्र जो हम लोग बनाते हैं, एंड फ्लोरल फ्रेग्रेंस जो मार्केट में रहती है, वो सारी के सारे डिस्टिलेशन से बनती है. एंड यू मस्ट हैव नोटिस्ड द प्लीजेंट earthy smell that rise from the ground after the first rain in Kannauj, a town of Uttar Pradesh known as the perfume capital of India. 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. उत्तर प्रदेश के कन्नौज को बोलते हैं perfume capital of the India. The beautiful fragrance captured by turn into the natural perfume. मिट्टी का इत्र आजकल आता है, मिट्टी का इत्र. Have you ever देखा है, सुना है आपने उसके बारे में? Yes. डिस्टिलेशन मेथड से प्रिपेयर किया गया है, known as देग भपका मेथड, and which has been passed down through the generation in Kannauj, and it is a great demand both India and around the world. The fragrance and the flavor development center in the Kannauj has facilities for separating the flavors and the fragrance, underline karo, from flower, leaves, other parts. Support the farmer in cultivating the fragrance producing and offer expertise by looking establish their own perfume business. तो अभी इन्होंने अपने परफ्यूम बिजनेस बना लिए, देखा है तुम लोगों ने? तो ये सारा का सारा कौन सा मेथड यूज करा इन्होंने? डिस्टिलेशन. तो रेडी टू गो बियॉन्ड भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इसमें क्रोमेटोग्राफी है और उसके बाद छोटा छोटा कोलॉइडल एंड टिंडल इफेक्ट है. ठीक है, ये बुक जिसकी है वो प्लीज ले लेना.